वेरी गुड मॉर्निंग, जल्दी से आ जाइए पॉइंट पे। क्या कल हम चर्चा कर रहे थे मॉडल पे, का मॉडल स्टार्ट हुआ था और मॉडल का जो है अभी तक हम लोग 6 केस देख चुके हैं। ठीक है, हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं 6 केस को। सबसे पहला बात कि मॉडल वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं होता है, यानी मॉडल वर्ब पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा बात आपको बताया कि मॉडल वर्ब अगर किसी सेंटेंस में आता है तो उसके साथ मेन वर्ब का एक ही फॉर्म आएगा, वो आएगा आपका V1। तीसरा बात कि अगर मॉडल वर्ब के बाद हैव आ गया तो उसके बाद आपको आएगा वर्ब का तीसरा फॉर्म V3। और चौथा बात था कि अगर मॉडल वर्ब के बाद हैव के बाद टू आ गया तो उसके बाद आएगा आपका फिर से V1। और पांचवा बात आपको बताए थे कि अगर दो मॉडल ऐसा है जो अपने साथ टू लेता है, यूज टू और आउट टू, अगर इस दोनों में से टू को हटाइएगा तो एरर हो जाएगा। और जो बाकी बचा हुआ 11 मॉडल वर्ब है वो अपने साथ टू नहीं लेता है, उसमें टू लगाइएगा तो एरर हो जाएगा। ठीक है, और छठा बात कल हम बताए थे आपको कि अगर किसी मॉडल वर्ब के बाद बी आ जाए, BEB, तो मेन वर्ब का दो फॉर्म लेता है, वो V3 या V4। V3 तब लेता है जब सेंटेंस आपका पैसिव होता है, अन्यथा आपका एक्टिव में वो V4 लेता है। V4 का पहचान ING होता है। ठीक है, कल यही रूल बता रहे थे तो टेक्निकल इशू हुआ था और क्लास हमारा बंद हो गया था। उसी रूल के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, 7वें पॉइंट पढ़ते। ठीक है, तो 7वां पॉइंट जो है आप लोग का क्या है? 7वां पॉइंट है कि दो ऐसा मॉडल वर्ब है जो फ्रेजल वर्ब का काम करता है। दो मॉडल वर्ब ऐसा है जो फ्रेजल वर्ब का काम करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि सर हम इसको पहचानेंगे कैसे, कैसे पता चलेगा कि ये नॉर्मल बिहेव कर रहा है या फ्रेजल वर्ब का काम कर रहा है। तो इसका एक पहचान आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ मॉडल्स, यानी जो मॉडल वर्ब हमारे पास है वो है आपका 13 टोटल। ठीक है, उस 13 में से दो मॉडल वर्ब है जो फ्रेजल वर्ब का काम करता है। वो दोनों है कौन, तो जान लीजिए वो है आपका पहला है कैन और दूसरा है आपका कुड। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि सर पता कैसे चलेगा कि ये आपको फ्रेजल वर्ब का काम कर रहा है, कैसे पहचानेंगे, क्योंकि नॉर्मल भी तो ये बिहेव करता है, नॉर्मली ये अपने साथ V1 लेता है। तो इसका पहला पहचान है कि ये अपने जो निगेटिव फॉर्म में आएगा, ये जो है आपका निगेटिव फॉर्म में आएगा, पॉजिटिव फॉर्म में नहीं रहेगा, ये कांट और कुडंट के रूप में रहेगा। पहला बात हो गया। ठीक है, कि जब ये फ्रेजल वर्ब का काम करेगा तो ये निगेटिव फॉर्म में आएगा, कांट और कुडंट के रूप में रहेगा। दूसरा बात हो गया कि ये अपने साथ ये चार शब्द में से कोई एक शब्द लेगा, जैसे या तो ये हेल्प लेगा, या तो ये आपको प्रिवेंट लेगा, या तो ये अपने साथ स्टैंड लेगा। एक बार में कोई एक ही लेगा इस चार में से। ठीक है, या तो वो अपने साथ बियर लेगा। ठीक है, ये आपका चार वर्ड है। जैसे मान लिया जाए फॉर एग्जांपल अगर बनाएगा कि सी कांट हेल्प या ही कुडंट प्रिवेंट या ही कांट स्टैंड या सी कुडंट बियर, इस तरीके से ये चारों में से कोई एक लेगा। ठीक है, और उसके बाद आता है बात कि मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लेगा। तो नॉर्मली हम लोग को पता है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो आपको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, लेकिन हम पहले ही बताएं इसके बारे में कि चूंकि ये फ्रेजल वर्ब का काम कर रहा है। अब फ्रेज का मतलब ही होता है कि लिखाएगा कुछ और मीनिंग देगा कुछ और। ठीक है, जब हम लोग वो कैब में आएंगे तो देखेंगे वहां पर इडियम्स एंड फ्रेज को, फ्रेज का नॉर्मली मतलब होता है, ठीक है, कि इसमें लिखाएगा कुछ और मीनिंग कुछ और देगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे चूंकि ये फ्रेजल वर्ब का काम कर रहा है तो यहां से यहां तक आपका क्लियर हो गया। ठीक है, यहां से यहां तक आपका क्लियर हो गया कि ये फ्रेजल वर्ब का पहचान। ठीक है, यहां से यहां तक आपको कि अगर ये कांट या कुडंट आएगा, ये चारों में से कोई एक वर्ड ले लिया तो समझ जाएंगे कि ये नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा है, ये फ्रेजल वर्ब का काम कर रहा है। और ये अपने साथ लेगा आपको मेन वर्ब का चौथा फॉर्म V4। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा अदर वर्ड। ठीक है, तो यही आपका बनेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, कि दो ऐसा मॉडल वर्ब है जो फ्रेजल वर्ब का काम करता है। तो आपका पहला हो गया कांट और दूसरा हो गया आपका कुडंट, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या, हाँ, यहां तक क्लियर है? जो भी लोग सेशन को देख रहे हैं हाँ कमेंट करके बताइएगा।
चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या इससे क्वेश्चन कैसे आएगा? जैसे शी कांट हेल्प laugh at me, she can't help laugh at me। ठीक है, अब पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा। जैसे कि यहाँ चूंकि कैन आया है तो कैन का ही निगेटिव फॉर्म है। जो जिनको ये बात नहीं पता रहेगा कि ये कांट हेल्प एक तरीके का फ्रेजल वर्ब का काम करता है, तो वो तो यही सोचेंगे कि मोडाइल वर्ब समझेंगे इसको, नॉर्मल मोडाइल। नॉर्मल मोडाइल के साथ यहाँ तो V1 ही आया हुआ है, आपको दिख रहा है यहाँ। लेकिन हम लोग को पता है, हम लोग देख चुके हैं कि ये कांट हेल्प जो है ये फ्रेजल वर्ब का काम करता है, और ये अपने साथ V1 नहीं लेता है, ये अपने साथ V4 लेता है। यानी यहाँ पे लाफ नहीं, यहाँ पे होना चाहिए लाफिंग, तब ये आपका V4 होगा। तो आपका यहाँ पे होना चाहिए सेंटेंस की शी कांट हेल्प लाफिंग एट मी। ठीक है, हाँ, इस स्ट्रक्चर का यूज जो है अगर आप स्पोकन इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इस सेंस में कर सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति कोई काम किए बगैर नहीं रह सकता है तब इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे हम बोले कि वह मुझ पे हंसे बगैर नहीं रह सकती है, जैसे हमको देखेगी हंस देगी। ठीक है, मैं अपने मम्मी से बात किए बगैर नहीं रह सकता हूँ। ठीक है, तो ये इस सेंस में आपको जब कोई व्यक्ति कोई काम किए बगैर नहीं रहता है तो उस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक और देख लीजिए इसका एग्जाम्पल कि अगर आपको इसी को घुमा देगा, बोले सी told me that she can't prevent talking to me। अब बताइए इसमें क्या होगा आंसर? जो भी लोग सेशन को देख रहे हैं जल्दी से अपना अपना कमेंट करके इसका आंसर बताइए कमेंट में। She told me that she can't prevent talking to me। और ये जो इंग्लिश की क्लास चल रही है ये आपके सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑल इन ऑल। ठीक है, हाँ, जो भी एग्जाम भारत में होता है अगर उसमें इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये वहां काम देगा। ठीक है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और इंग्लिश नॉर्मली भी आप ये सोच के सीख रहे हैं कि हमको सिर्फ इंग्लिश सीखना है, तो किसी भी पर्पज से इंग्लिश अगर सीख रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये वहां हेल्प करेगा। ठीक है, कोई अननेसेसरी टॉपिक नहीं है, एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पहला ही टॉपिक आपका चल रहा है वर्ब। ठीक है, आपको बताना इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, क्या गलती है। तो देखिए आपको हम बताएं यहाँ पे अभी रूल कि आपको कांट या कुडंट आएगा। ठीक है, उसके साथ या तो हेल्प आएगा, या तो प्रिवेंट आएगा, या तो स्टैंड आएगा, या तो बियर आएगा, और अपने बाद लेगा मेन वर्ब का चौथा फॉर्म। ठीक है, V4। ठीक है, तो लेकिन एक बात और आपको हम पहले से बताए हुए हैं कि अगर सेंटेंस आपका शुरू होगा पास्ट में तो आगे आने वाला ऑक्सिलरी वर्ब भी आपका पास्ट होना चाहिए। यहाँ आपको पता है कि कांट जो है ये प्रेजेंट है, इसका पास्ट आपका कुडंट होता है। ठीक है, तो आपकी गलती यही है, बाकी सब कुछ सही है आपका। यहाँ देखिए प्रिवेंट दिया है और आगे V4 भी लगा हुआ है, तो सब कुछ सही है। केवल यहाँ पर एक तरीके से टेंस का प्रॉब्लम क्रिएट किया है कि आपका शुरू हुआ है, नहीं NE नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास्ट में शुरू हुआ है तो यहाँ आने वाला ऑक्सिलरी वर्ब पास्ट होना चाहिए, यहाँ कांट दे दिया, कांट नहीं कुडंट होगा इस जगह पे। ठीक है, तो इसी तरीके से एग्जाम में भी आपको फंसाता है कि सब कुछ आपको नहीं टॉक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ तो V4 का यूज होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हाँ, इसी तरीके से एग्जाम में आपको फंसाएगा, फंसना नहीं है। यहाँ पर हम लोग देख लिए दो टाइप से प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एक तो प्रेजेंट से प्रेजेंट दे दिया आपको, तो याद रखना है कि ये पहचान हो गया, ये एक्सप्रेशन के बाद आपको V4 आएगा। और अगर प्रेजेंट में क्वेश्चन है तो सब कुछ प्रेजेंट में होगा, पास्ट में क्वेश्चन है तो ऑक्सिलरी वर्ब आपका पास्ट होगा। चलिए कोई नहीं, आते हैं हम लोग अगले रूल पर।
आज ये अगला रूल है आपका 8 नंबर। 8 नंबर रूल का होता है कि अगर किसी सेंटेंस में आपको वुड के साथ प्रेफर आ जाए तो इसके बाद आप या तो नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं या वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वर्ब का इस्तेमाल कीजिएगा तो वर्ब का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही यूज कर सकते हैं आप, V1, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे स्पेस रहेगा खाली, फिर लास्ट में आपको या तो नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं या वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वर्ब का इस्तेमाल कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा केवल V1, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि अगर वुड के साथ प्रेफर आता है तो उसके साथ क्या आएगा। तो याद रखना है आपको कि वुड के साथ जब भी आपका प्रेफर आएगा, ठीक है, तो इसका कॉम्बिनेशन टू के साथ बनता है। वुड के साथ जब भी आपका प्रेफर आएगा तो उसका कॉम्बिनेशन टू के साथ बनता है। एग्जाम में इसी के साथ आपको देन लगा देगा, जो आपका गलती होगा। याद रखना है, जब भी किसी सेंटेंस में आपको वुड आ जाए, वुड प्रेफर, ठीक है, तो उसका कॉम्बिनेशन जो है टू के साथ बनता है, ठीक है। जैसे देख लीजिए आप क्वेश्चन, ठीक है, जैसे हम बोले आई वुड प्रेफर कॉफी देन टी। आई वुड प्रेफर कॉफी देन टी। अब देखिए पढ़ने में अच्छा लग रहा है, ठीक है, कि मैं चाय से ज्यादा कॉफी पसंद करता हूं, लेकिन और एक और बात समझ लीजिए, प्रेफर का मतलब ये नहीं होता है जैसे कोई अगर आप किसी के यहाँ गए और वो आपसे पूछा कि चाय लीजिएगा या कॉफी, आप चुन लिए कि कॉफी पियेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप चाय नहीं पीते हैं, ठीक है। वो चाय और कॉफी दोनों पीता है। प्रेफर का मतलब होता है एट ए टाइम आप क्या पसंद कर रहे हैं। जैसे अभी ठंड का टाइम है तो लोग ज्यादा गर्मी लेना पसंद करता है, तभी कॉफी बोल देगा। गर्मी का टाइम रहेगा तो चाय बोलेगा। अगर आपको ऑप्शन में ठंडा मिल जाए तो चाय कॉफी दोनों छोड़ के वो ठंडा को प्रेफर कर देगा, ठीक है। तो प्रेफर का मतलब होता है कि एट ए टाइम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप क्या पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही देखें कि वुड के साथ यहाँ पे आपका प्रेफर आया है तो देखेंगे प्रेफर के साथ टू आया है कि नहीं। यहाँ देन दिया है, इसलिए गलत, सही होना चाहिए आपका टू, ठीक है। आई वुड प्रेफर कॉफी टू टी, ठीक है। और आपको याद रखना है एक और बात की, ऐसे भी जब आपको ऐसा वर्ड मिल जाए जिसमें ओ आर लगा हो, जैसे जूनियर, सीनियर, ये सब आता है, तो उसमें भी आपको टू ही लगता है। जैसे अगर कोई बोल दे कि आई एम सीनियर देन यू, तो नहीं, आई एम सीनियर टू यू, यू आर जूनियर देन मी, नहीं, यू आर जूनियर टू मी, ठीक है। बोलने में अच्छा लगेगा देन ही, लेकिन गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। तो प्रेफर, सीनियर, जूनियर जब भी कहीं सी सेंटेंस में यूज करेगा तो उसके साथ कॉम्बिनेशन टू का बनेगा, ठीक है। हाँ, नॉर्मली आप याद रखिए, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है तो छोटा छोटा पॉइंट इसी तरीके से हम लोग क्लियर करते हुए जाएंगे, जो अक्सर आपको पेपर में दिखता है। यहां तक क्लियर है सबका? जो भी लोग सेशन को देख रहे हैं कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला पॉइंट पे। 9वां पॉइंट, अगर आपको वुड के साथ रेदर आ जाए, अगर आपको वुड के साथ रेदर आ जाए तो इसके बाद भी आपको या तो नाउन का प्रयोग कर सकते हैं या तो वर्ब का, ठीक है। और यहां भी आपको लास्ट में या तो नाउन आएगा या तो वर्ब आएगा। वर्ब आएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब यहां आता है कि वुड के साथ जब रेदर आ जाए तो उसका कॉम्बिनेशन किसके साथ बनता है। तो वुड के साथ जब रेदर आ जाता है तो उसका कॉम्बिनेशन देन के साथ बनता है। एग्जाम में यहाँ पे आपको टू लगा देगा, एग्जामिनर का यही काम है कि उस रूल को इस रूल में या इस रूल को उस रूल में आपको शामिल करेगा, ठीक है। तो जब भी आपको ये दोनों स्ट्रक्चर समझिए तो सब कुछ सही है, बस आपको ध्यान रखना है कि अगर प्रेफर आ गया तो टू लगाएंगे या रेदर आ गया तो देन लगाएंगे, ठीक है। सबको दिख रहा है? कमेंट करके बताइएगा सारा जो भी कंटेंट लिखा जा रहा है बोर्ड पे क्लियर है। थोड़ा सा कट रहा है क्या लास्ट वाला, देखिए सब फोन में।
कमेंट करके बताइएगा। मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है, जा रही है? चलिए अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको याद सिर्फ ये रखना है यहाँ पे कि वुड के साथ अगर प्रेफर आ गया तो टू, ठीक है, अगर वुड के साथ रेदर आ गया तो देन, ठीक है, रेदर आया तो देन टू गलत, अगर प्रेफर आया तो टू देन गलत, ठीक है। ये 2 पॉइंट एक साथ आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए हाँ, तो कमेंट करते रहिए ताकि हमको भी लगे कि आप लोग देख रहे हैं, हाँ चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। सेशन को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कर दीजिए। कुछ कुछ दिखता रहता है तो लगता है कि आप लोग एक्टिव मूड में हैं। चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगर यही आपको दे दे कि सी वुड रेदर बेग टू डाई, ठीक है, दिया कि सी वुड रेदर बेग टू डाई, ठीक है। अब यहाँ पे हम वर्ब का इस्तेमाल कर दिए V1 का। बेग मतलब होता है भीख मांगना, आपको पता होगा, ठीक है। और आपका डाई का मतलब हो जाता है कि मरना, पता होगा, ठीक है। तो जैसे ही अब देखिएगा कि वुड के साथ रेदर आ गया तो इसका कॉम्बिनेशन टू नहीं देन के साथ बनना चाहिए। क्लियर है सबका? जी बिल्कुल सही। तो जब भी आपको 2 पॉइंट एक ही साथ क्लियर हो सकता है, क्योंकि इसमें सब कुछ 99% केस दोनों स्ट्रक्चर में मिल रहा है आपका 8 और 9 में। अगर आप 8 को भी देखिएगा तो यहां से क्लियर है कि केवल प्रेफर चेंज है, प्रेफर आया है तो टू, बाकी सब कुछ मिल रहा है। अगर आप यहाँ 9 में आइए तो आपको दिखेगा कि यहाँ सिर्फ रैदर बदला है, सब कुछ में रैदर आया है तो देन आया है। तो 2 पॉइंट जो है आप क्लियर कर सकते हैं। हाँ, एक ही पॉइंट से दोनों को दिमाग में रख सकते हैं। यहां तक क्लियर है सबका? सारा कंटेंट जो बोर्ड पे लिखा हुआ है दिख रहा है सबको? हाँ चलिए, किसी तरीके का कोई टेक्निकल इशू हो तो आप कमेंट करके 10 से बता दीजिए, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे, 10 नंबर पे।